Very good evening to all students. Today we will discuss about chapter number 4 of 8th class, and the name of the chapter is Students, Tribals, Dikus and Vision of a Golden Age. And students, it's a very important chapter. So we will start this chapter. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, बात कब की है, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे हम 1895। और सबसे पहले फर्स्ट ही लाइन में जो नाम है वो आया है बिरसा, और फिर उसके बाद है जगह का नाम छोटा नागपुर इन झारखंड। स्टूडेंट्स, पीपल सेड ही हैड मिरेकल्स पावर, he could cure all disease and multiply grain। उस टाइम पर लोगों के माइंड में ये भावना आ चुकी थी, ये विश्वास बन चुका था कि जो बिरसा मुंडा हैं उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, वो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अनाज की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus। Dikus जो वर्ड है इसका मीनिंग है आउटसाइडर, जो कि उनके साथ नहीं रहते थे, बाहर से आए थे वो लोग। Soon thousands began following Birsa, believed that he was भगवान और God and had come to solve all their problems। लोगों के अंदर ये यकीन बन चुका था कि जो बिरसा मुंडा हैं उनकी दास प्रथा ख़त्म कर देंगे। उनको दास कौन बनाना चाहता है इस टाइम पे? इनको दास बनाना चाहते हैं आउटसाइडर, जिनको कि दिकूस बोला गया है। इसके अलावा वो बिरसा मुंडा को किसी भगवान से कम नहीं समझते, अब उसको वो भगवान के रूप में समझने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं ब्रिटिश रूल में, आउटसाइडर उन पर राज करना चाहते हैं। जो मनी लेंडर हैं, जो मनी लेंडर से उन्होंने लोन्स लिए हैं, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा होने की वजह से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, या जो भी उनकी सोसाइटी में जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनका कल्चर है, उनको कोई चेंज करना चाहता है जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सारी चीज़ें, दूसरों का इंटरफेरेंस, वो सारे का सारा जो है अब वो सॉर्ट आउट कौन कर देंगे? बिरसा मुंडा। सो द नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, बिरसा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। तो जो बिरसा मुंडास हैं वो एक मुंडा फैमिली में जन्म लेते हैं, दैट्स वाई कि उनके नाम के पीछे मुंडास वर्ड आता है। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, वंस अगेन छोटा नागपुर का नाम आ रहा है जो कि झारखंड में है, बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन संथाल्स एंड अरोन्स। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी, नाखुश है ये किससे? विद द चेंज, बदलाव नहीं चाहते वो। टाइम के साथ जो बदलाव आते हैं सोसाइटी में, लेकिन ये जो हैं इनके खिलाफ हैं, वो कोई भी चेंज नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में, उनको चेंजेस नहीं चाहिए और बाहर का हस्तक्षेप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनको। तो दैट्स वाई कि वो अनहैप्पी हैं। दे वर एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रिटिश रूल के अंडर, और वो मानते हैं कि जब से ब्रिटिश रूल आया है तब से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। देयर familiar ways of life seem to be disappearing, their livelihood under threat and their religion appear to be in danger। वो ऐसा समझते हैं कि जब से ये ब्रिटिश रूल आया है वो एक डर के अंदर, या यूँ कहिए कि खौफ के अंदर जी रहे हैं, और उनको खतरा है इस रूल से, और जो आउटसाइडर हैं, जो दिकूस हैं, उनसे उनकी जो लाइफ है उसको खतरा है। वट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बिरसा मुंडा सच में ठीक कर देते हैं, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। आउटसाइडर्स की जो प्रॉब्लम आ रही हैं दिकूस से रिलेटेड, इसके अलावा
How did they enslave the people of the region? What was happening on the tribal group under the British? How did their lives change? उनकी ज़िंदगियाँ फिर कैसे बदलती हैं बाद में? These are some of the question you will read about in this chapter. So this is the very important chapter. You have read about tribal societies. हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में. Last year's most tribes had customs and rituals. They were very different from those laid down by Brahmins. अब ब्राह्मण ने जो hierarchical system सेट कर रखा है, जैसे पहले नंबर पे आएंगे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र. तो ब्राह्मणों ने अपनी पोजीशन फर्स्ट नंबर पर रखी हुई है वहाँ पर हिंदू समाज के अनुसार, लेकिन ये बिलीव नहीं करते. फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स दीज सोसाइटीज आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न. उनकी अपनी जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी ऐसी कोई भी डिवीज़न नहीं है, वहाँ पर सब एक समान है. दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ कास्ट सोसाइटीज़. ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइबल thought of themselves as sharing common ties of kingship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. So students, now we will discuss next page. Students, I hope कि आपको first page अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now the second page is how did tribal groups live. देखिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ हमसे कैसे डिफरेंट है, ऐसा क्या था जो वो चेंज नहीं करना चाहते थे, और ऐसी कौन सी दिक्कत थी कि उनके मन में विरोध आया. बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़. क्या क्या काम करते थे अपनी ज़िंदगी में, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना गुजारा किस तरीके से ये कर रहे थे. तो देखिए, सम ऑफ दैम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन एक एग्रीकल्चर की फॉर्म है, इसको आगे पढ़ते हैं. दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. भूमि के छोटे टुकड़े पर यह खेती की जाती है, मोस्टली इन फॉरेस्ट एरिया में. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रीज है ना, उनका जो टॉप का हिस्सा होता है उसको कट कर दिया जाता है. उसके बाद क्या प्रोसेस है, अलाउ सनलाइट. क्योंकि सनलाइट किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी ट्री के लिए, क्रॉप्स के लिए ज़रूरी होता है. तो अब ऊपर से कट कर दिया ट्री को, तो जो सनलाइट है वो इजीली आ सकती हैं टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न्ड. उसके बाद क्या करते थे, वो ट्रीज को कट करने के बाद उनको जला देते थे. ठीक है, जिससे कि क्या है कि वो एरिया एक तरीके से साफ भी हो जाता था, और जो राख होती थी उससे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो बढ़ जाती थी. स्प्रेड द एश फ्रॉम द which contract potash to fertile the soil. They use the axe to cut trees and hoe. अब देखिए, जो axe और hoe है ना, बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो उनके पास टूल्स नहीं है, लेकिन axe और hoe की हेल्प से टू स्क्रैच द सॉइल, स्क्रैच करते हैं फिर ये मिट्टी को. ठीक है, उसकी जो उपजाऊ मिट्टी हो चुकी है राख मिलाने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन. अब ये जो मिट्टी है ये हमारी फसल के लिए तैयार है. दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स. अब वो इसको कल्टीवेट करने के बाद क्या करते हैं, अक्सर होके की सहायता से उसको उन्होंने कल्टीवेट किया, उसके बाद ये बीज बो देंगे उसमें. ठीक है, दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग. तो फैलाया इन्होंने बीजों को. इसके बाद वंस द क्रॉप वॉज रेडी हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड. लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो उन्होंने फसल को बोया और फसल को उन्होंने काटा, इसके बाद वो वहाँ पर नहीं रहेंगे. ये कंडीशन थी. दैट्स वाई कि इसको झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसीलिए कहा जाता है. शिफ्टिंग मीन्स कि एक जगह से फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पर जाके ये वाला प्रोसेस करते थे. जैसे कि फिर वो ट्रीज़ को कट करेंगे, उनको जलाएंगे, उसकी जो एशिश है उसको सोयल में मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो फसल तैयार हो जाएगी और फिर उसके बाद वो फिर नेक्स्ट जगह पर चले जाएंगे. इसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक शायद अच्छी सोच भी थी उनकी
कि अगर हम ज़मीन से लगातार फसल को लेंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए उसको हम खाली छोड़ देंगे तो जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहेगी या दोबारा वो उपजाऊपन उसमें आ जाएगा। इसके लिए कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। अब इस वर्ड का हम मीनिंग समझते हैं। अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी, यानी कि इन खेतों को छोड़ दिया जाता था, कल्टिवेटेड नहीं किया जाता था ताकि वो रिकवर हो जाएं और उनके अंदर क्या आ जाए, फर्टिलिटी। उसके बाद जो साल है, साल यहाँ पे एक ट्री का नाम है और थर्ड नंबर पे है यहाँ पर महुआ। महुआ मीन्स क्या होता है, अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज टू मेक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को बनाने के काम ये आता है महुआ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। देखिए शिकार करते थे और गैदरर्स मतलब वो भोजन को अपने ये जीवन यापन के लिए, मतलब कि यूं कहिए कि स्टोर करके रखते थे। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, तो शिकार करते थे ये एनिमल्स का, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे सा फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये इनकी सोच थी कि जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि उनके बगैर तो इनकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, ये जी ही नहीं सकते। द खोंडस वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। देखिए ऊपर हमने बात की है छोटा नागपुर झारखंड की, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उड़ीसा की। ठीक है, अब हम उड़ीसा के फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हमने मुंडास को पढ़ा छोटा नागपुर में, उड़ीसा में हम किसको पढ़ रहे हैं, खोंडस को। तो वन बाय वन जो ये है, ये ट्राइबल कास्ट के ही नेम हैं और इनकी सभी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। दे रेगुलरली वेंट आउट टू ऑन कलेक्टिव हंट्स। ठीक है, तो वो रेगुलर क्या करते थे, हंट करते थे, एंड देन डिवाइडेड द मीट, और उसके बाद हंट करने के बाद जो उनको मीट मिलता था एनिमल्स का, उसको वो क्या करते थे, बांट लेते थे। दे एट फ्रूट्स, इसके अलावा वो खाने में क्या पसंद करते थे, फ्रूट्स। एंड रूट्स, और जड़ें जो होती हैं कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो भी जंगलों से ये डिफरेंट जो रूट्स हैं वो इकट्ठा करके लाते थे। एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल, और अपना खाना जो है वो एक तेल में बनाते थे, और वो तेल भी इनको कहाँ से मिलता था, दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल। ठीक है, तो साल क्या है, एक ट्री है, और उस ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट लगता था उसके बीज में से ये तेल को बनाते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड महुआ, तो महुआ क्या है, एक फ्लावर है, हमने पहले डिस्कस किया। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स, इसके अलावा वो बहुत सारी जो श्रब्स हैं एंड हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ थी, फॉर मेडिकल पर्पस, यानी कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना उनका जंगल से तैयार हो रहा है, उनके मेडिसिन जंगल से तैयार हो रहे हैं। दैट्स वाई कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना वो इससे ज़्यादा की इच्छा रखते हैं। उनके देवी देवता भी उनका नेचर है, उनका खाने का जरिया भी नेचर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में और वो इसी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं। आगे पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके अलावा क्योंकि डिमांड है बाहर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लोकल मार्केट में, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर इनको बेचते भी हैं। द लोकल वीवर एंड leather workers turned to the Khondas when they needed supplies of kusum and palash flower to color their clothes and leather. So students, यहाँ पर जो आउटसाइडर हैं वो इनके साथ अब ट्रेड करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर ये राइस यानी कि चावल की फसल और जो अनाज है वो ये नहीं उगा रहे थे, तो इनको फिर मिल कहाँ से रहा था,
एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड। एक्सचेंज मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए वो चावल की खेती तो नहीं कर रहे थे, गेहूं की खेती तो नहीं कर रहे थे, तो अब ऐसे में क्या है कि जो उनके हब्स हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा कि साल का ट्री है और महुआ है उनके पास, वहाँ से जो हर्ब्स इकट्ठी करे हैं, ये उसके बदले में बाहर से राइस और जो ग्रेन्स दूसरे थे उनको वो ले लेते थे। तो एक्सचेंज मतलब कि वहाँ पर वो चीज़ों की अदला बदली को ही हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज गुड्स। गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन टर्न फॉर देयर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब उनके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं क्योंकि बाहर उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल अदर टाइम्स दे bought goods with the small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads और building roads। इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं, ये जॉब्स कर रहे हैं विलेजेस में, और इसके अलावा ये कैरी करते हैं लोड को, और बिल्डिंग रोड्स का जो काम होता है उसमें भी ये काम कर रहे हैं। while others labored in the fields of peasant। किसानों के खेतों में ये काम करते हैं, वहाँ से भी इनको आमदन होती है। एंड फार्मर्स, ठीक है। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली wander around in search of work as laborer, but many of them like the beggars of central India। अब हम यहाँ पे beggars जो है वो है हमारे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है। पहले हमने झारखंड की बात की, फिर हमने बात की उड़ीसा की, अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सेंट्रल इंडिया की। तो ये भी जो बेगस हैं स्टूडेंट्स, ये भी किसकी है, फॉर्म किसकी का हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम ट्राइबल पीपल की ही बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली वन बाय वन। सो वर reluctant to do work for others, the beggars saw themselves as people of the forest। beggars जो हैं वो ये समझते थे कि हमारा तो फॉरेस्ट के बिना कोई गुजारा ही नहीं है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा टच में हैं, हमारा शायद जो हक है वो फॉरेस्ट पे ज़्यादा है क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वहीं पे रहे हैं, और शायद हमारा ज़्यादा हक भी है, और उनका जो जीवन यापन है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। Who could only live on the produce of the forest, it was below the dignity of a byaga to become a laborer। इसके अलावा हम नीचे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ट्राइबल ग्रुप्स often needed to buy and sell in order to be able to get to goods they were not produced within the locality। This led to their dependent on traders एंड मनी लैंडर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो नाम आए हैं, एक तो आया है ट्रेडर्स का, है ना, और एक आया है मनी लैंडर्स का। ट्रेडर का मतलब जो व्यापार करते थे व्यापारी, और मनी लैंडर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं। कैसे, मान लीजिए किसी के पास पैसे कम है, उसको कोई चीज़ लेनी है, तो वो ऐसी सिचुएशन में उसको मनी तो दे देते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादातर हाई होता है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं हेल्प लेते थे किस किस की, मनी लेंडर्स की और ट्रेडर्स की, क्योंकि उनके पास पैसा होता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस। मनी लेंडर्स गेव लोन्स। तो ऐसे में क्या करते थे, जो मनी लेंडर है ना, इनको लोन देते थे, विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स। तो इनसे इनकी ट्राइबल्स पीपल की कैश की नीड को तो ये पूरा करते थे, एडिंग टू व्हाट दे अर्न, बट द इंटरेस्ट चार्ज। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि जो इंटरेस्ट के चार्जेस थे, यानी कि जो ब्याज की दर थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, वेरी हाई। सो फॉर द ट्राइबल्स market and commerce often meant debt and poverty। जिसकी वजह से देखो ब्याज की दर ज़्यादा थी और फिर ये चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर गरीबी आ रही थी। So students, they therefore came to see the money lenders and traded as evil outsider and the cause of their misery। देखिए वो ये समझते थे कि ये किसी राक्षस से कम नहीं है, जो आउटसाइडर हैं, जो दिकूस हैं,
और उनकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो किन की वजह से हैं? दिकूज की वजह से हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर ना आते, ना वो उनसे लोन लेते, ना उनकी जो इंटरेस्ट की रेट है वो हाई होता, ना वो इस कह लीजिए कि एक तरह से ट्रैप कह सकते हो आपकी, इस ट्रैप में फंसते। अब वो टोटली फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसके लिए वो ब्रिटिश रूल को और इसके साथ प्लस में दिकूज को, मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को इसका जिम्मेवार मानते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर थोड़ा लंबा है, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जो ये इसका फर्स्ट पार्ट मान के चलिए आप, और सेकंड और थर्ड पार्ट जल्दी ही बनाऊंगी मैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।